गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अध्याय 1 में ही हम भारत और विश्व के संबंध में जानेंगे। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यहाँ हम इसको नक्शे के द्वारा समझेंगे। आप यहाँ पर 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा देख रहे हैं जो देशांतर रेखा है। इसके बाद ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये भूमध्य रेखा है जो ग्लोब पर आड़ी खींची हुई है और देशांतर रेखा जो है वो खड़ी खींची हुई है। इन दोनों रेखाओं ने ग्लोब को गोलार्धों में बांट दिया है। आड़ी रेखा ने उत्तरी गोलार्ध में और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध में बांटा है, यानी भूमध्य रेखा ने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया। और प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, जो देशांतर रेखा है, इसने ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा है। तो इस प्रकार से हमारा देश जो कि भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कैसी है उसको जानेंगे। तो यहाँ आप देखिए, ये एशिया महाद्वीप का उत्तर वाला भाग है, नीचे की ओर दक्षिण वाला भाग है, इस ओर पूरब और इस ओर पश्चिम। तो जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के बीच में स्थित है। और जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में इसका विस्तार है, ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण की ओर ये क्या है, फैला हुआ है। कौन? भारत। और यहाँ जो ये हिंद महासागर है वो पश्चिम में यूरोपीय देशों से भारत को जोड़ता है, और पूरब में एशियाई देशों को भारत से जोड़ता है। तो इस प्रकार से भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी कि भारत जो है वो बीचों बीच में आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत यानी सिर के बल फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अब भारत का दक्षिण वाला हिस्सा कौन सा होगा? यहाँ तो ये दक्षिण का जो पठार है वो कुछ इस तरह से ये सिर के बल है, शीर्षवत है, यानी ये जो पेंसिल वाला मैंने बनाया है आप इसको देखें, यानी जो दक्षिण के पठार का सिर है वो हिंद महासागर की ओर आपको ये नजर आएगा। ये देखिए, ये हिंद महासागर है और ये जो पठार है ये शीर्षवत फैला हुआ है। इसके साथ जो पूर्वी एशिया है, ये वाला जो हिस्सा है पूर्वी एशिया का, तो इन देशों से, पूर्वी एशिया के देशों से भी ये तटों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, निकटतम संबंध बनाए हुए है। ये तट वाले रास्ते हैं, इनसे ये निकटतम संबंध बनाए हुए। और इसी के साथ पश्चिम की ओर ये अफ्रीका, यूरोप आदि से भी अपने तटों के द्वारा जुड़ा हुआ है, निकटतम संबंध बनाए हुए है। यहाँ आप भारत की स्थिति को देख रहे हैं कि भारत जो है वो दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो इस तरह से भारत जो है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि ये प्रायद्वीप का पठार है। तो अन्य किसी देश की स्थिति भारत के जैसी नहीं है। भारत की जो ये तटीय स्थिति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्णता के कारण जो भारत का एक महासागर है उसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, यानी कि हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम जो है वो हिंद यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया।
भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, मतलब काफी सालों पुराना है, युग युगों से पुराना है। परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं। तो भारत का जो पूरे विश्व के अन्य देशों के साथ जो संबंध था वो काफी पुराना, और प्राचीन समय में जो अन्य देशों के लोग भारत आया करते थे वो समुद्री मार्गों से नहीं आते थे, क्योंकि उस समय उनको समुद्री मार्गों के बारे में इतना पता नहीं था। तो जो उत्तर की ओर जो ये दर्रे हैं, जैसे चीन की ओर से जो लोग आए हुए थे या उत्तर भारत के उस पार से जो लोग आए थे, तो वो ये जो छोटे छोटे दर्रे हैं इनके रास्ते से भारत आया करते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलबल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा। यहाँ आप देखें कि इसको मैंने हाईलाइट किया है कि वायु मार्ग से ये देखिए सीधी रेखा के द्वारा, और समुद्री मार्ग के द्वारा ये ऐसी छोटी छोटी जो डैश डैश वाली लाइन है, इसके द्वारा भारत जो था वो अन्य देशों के साथ जुड़ा हुआ था। अब यहाँ देखिए आप, चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के लिए ये वायु मार्ग इस प्रकार से गया हुआ है। फिर इसी के साथ कोलकाता से बैंकॉक या थाईलैंड तक, मुंबई के समुद्री रास्ते के द्वारा तंजानिया तक, फिर मुंबई से यमन तक किस प्रकार से जाया जाता था। तो यहाँ आपको नक्शे में वायु मार्ग और समुद्री मार्ग बताए गए हैं जिनसे व्यापार किया जाता था। और केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि भारत में जो रामचंद्र जी के जो चरित्र की कथाएं हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, या अंक पद्धति, शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली, ये जो सभी हैं वो भारत से ही अन्य देशों में गए। इसके अलावा जो मसाले, मलमल आदि जो कपड़ों का व्यापार भारत से अन्य देशों के साथ होता था, जिनमें आपने सिल्क रूट का नाम भी सुना होगा, यानी रेशम मार्ग, जो भारत और चीन के बीच में होता था। यानी भारत और चीन के बीच में रेशम का व्यापार होता था। तो ये सारी चीजें जो थी वो भारत देश से अन्य देशों में जाती थी। और फिर जब भारत अन्य देशों के संपर्क में आता था, जैसे यूनान से संपर्क में आया तो वहां से वहां की स्थापत्य कला को सीखा, और पश्चिमी एशिया के जब संपर्क में आया तो वहां की वास्तुकला, जैसे मीनार है, गुंबद है, इन चीजों के बारे में भारत ने। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अंतिम छोर का जो बिंदु है, जिसको यहाँ मैंने हाईलाइट करके बताया है, यह है इंदिरा पॉइंट। यहाँ आप और क्लियर तरीके से इसको देख सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अंतिम छोर पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। और सन 2004 में आई सुनामी लहरों के कारण ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, यह जलमग्न हो चुका है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। जब भारत से यूरोप जाना होता था तो इस तरह के ये वाले समुद्री रास्ते से यूरोप जाया जाता था, मगर जब ये यहाँ पर स्वेज नहर खुली तो भारत से सीधे यहाँ यूरोप जाने के लिए करीब 7000 किलोमीटर का रास्ता जो था वो कम हो गया। तो यहाँ ये स्वेज नहर वाला रास्ता खुल जाने से यूरोप और भारत के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। यहाँ सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। तो जो अंग्रेजी अधिकारी थे
वो वायसराय के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और वो प्रांतों पर शासन करते थे। और रियासतों का जो शासन था वो स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। इसी में हमारा अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो यहाँ आप भारत का नक्शा देख रहे हैं और भारत जो है वो दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है कि ये 3 ओर से पानी से घिरा है, फिर अन्य देशों के साथ भी इसका संपर्क अच्छा है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत भूमि की जो सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके साथ उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान और पूर्व की ओर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ है। यहाँ भारत है और यहाँ श्रीलंका है, तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ये जो समुद्री रास्ता है ये वाला, ये रास्ता जो है वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहलाता है। भारत के दक्षिण वाला जो हिस्सा है इसमें 2 द्वीप समूह हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है मालदीव, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक संबंध हो चाहे ऐतिहासिक संबंध हो, दोनों ही प्रकार के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं और इसको अभी हमने अपने मानचित्र के द्वारा या नक्शे के द्वारा समझा। यहाँ आपको होमवर्क में पहला और दूसरे प्रश्न का उत्तर इन नक्शों में से ढूंढकर